मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सामने एक नई महत्वपूर्ण वीडियो के साथ प्रस्तुत हुए हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन। वैश्वीकरण ग्लोबलाइजेशन के बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। विश्व की अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, ये है वैश्वीकरण। अगर हम ऐसे देखें वैश्वीकरण की परिभाषा, तो वैश्वीकरण की जो सबसे अच्छी परिभाषा है वो है, वैश्वीकरण की हम कई परिभाषा दे सकते हैं। विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाता है। दोबारा से रिपीट करता हूं मैं, विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, निवेश, तकनीक, संचार और संस्कृति के माध्यम से आपस में जुड़ जाती हैं। तो दूसरी परिभाषा ये भी लिख सकते हैं हम, वैश्वीकरण वह प्रक्रिया जिसके द्वारा विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाएं व्यापार, यानी एक दूसरे के साथ व्यापार करना, निवेश, एक दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करना, तकनीक, जो भी टेक्नोलॉजी है एक दूसरे देश में ट्रांसफर करना, संचार व संस्कृति के माध्यम से परस्पर जुड़ जाती हैं। अगर सरल शब्दों में कहें, और तीसरी परिभाषा मैं आपको याद करने के लिए देता हूं, जो देश का आपस में आयात और निर्यात करना, जो दो या दो से अधिक देश जब आपस में आयात और निर्यात करते हैं तो वैश्वीकरण कहलाता है। वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व एक साझा बाजार के रूप में विकसित होता है, यानी सारी की सारी दुनिया एक हो जाना वैश्वीकरण होता है भाई, ये सारा का सारा। जैसे कोई फोर्ड कंपनी है, यूएसए की कंपनी है, अगर उसका माल भारत में और पूरी दुनिया में बिक रहा है तो वो भाई वैश्वीकरण का उदाहरण है। इसके अलावा जैसे भारत की जो कंपनी है रिलायंस, इसकी भी भाई पूरी दुनिया में वो चल रही है, व्यापार करती है, टाटा है, ये सारी हम देख रहे हैं भाई, सब कुछ ये वैश्वीकरण का ही उदाहरण है। वैश्वीकरण की विशेषताएं भाई, जो हम वैश्वीकरण क्या क्या है, वैश् अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। वैश्वीकरण से भाई सारी दुनिया का जब एकीकरण हो गया है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी वृद्धि हुई है। वस्तुओं और सेवाओं का मुक्त प्रवाह, एक दूसरे में वस्तु और सेवा, जैसे यहाँ का कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है वो यूएसए में काम कर रहा है जाके, या यूएसए का कोई वो इंजीनियर है यहाँ पर काम कर रहा है। जैसे हम गुड़गांव का उदाहरण ले लें या बेंगलोर का उदाहरण ले लें, गुड़गांव साइबर सिटी है, वो इसी प्रकार से अमेरिका की जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, एमएनसी कंपनियां हैं, वो अपनी सारी की सारी जो बिजनेस है, सॉफ्टवेयर कंपनियां, वो अपनी सारी प्रॉब्लम यहाँ पर सोल्व करवाती हैं। तो ये है भाई, वस्तुओं और सेवाओं का भी मुक्त प्रवाह होता है। विदेशी पूंजी निवेश, तो विदेशी जो पूंजी निवेश है भाई वो भी है, जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जैसे भाई हमारे देश की जो मार्केट में पैसा लगता है वो सारा का सारा शेयर मार्केट के माध्यम से या और कहीं से डायरेक्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, तो दोनों प्रकार के वो होते हैं। मल्टीनेशनल कंपनियों का बहुत विस्तार हुआ भाई। जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका, बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? ऐसी कंपनी जिसका व्यापार दो या दो से अधिक देश में हो, ऐसी कंपनी जिसका व्यापार दो या दो से अधिक देश में हो, उसे भाई एमएनसी कंपनी कहलाती है। आधुनिक तकनीक में तेजी से प्रसार हुआ भाई, संचार और परिवहन का विकास हुआ है, और भाई इसमें वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। जैसे भारत और बांग्लादेश का मैं उदाहरण, बांग्लादेश का जो है कपड़ा का व्यापार, जो कॉटन का व्यापार है, वो भारत और बांग्लादेश दोनों में पटसन कार वो, तो दोनों में काफी तगड़ी प्रतिस्पर्धा है दोनों देशों में। तो इसी तरह भाई ये प्रतिस्पर्धा को भी बढ़ाया गया है भाई, कंपटीशन बढ़ा है। और वैश्वीकरण के साथ साथ एक जो जरूरी चीज है भाई वो है उदारीकरण। उदारीकरण किसे कहते हैं भाई? मैं आपको शॉर्ट में याद कराता हूँ एक शब्द में, ब्रेकरों को हटा देना। जो ब्रेकर है सड़क पे, मान लो याद करने के लिए, उन ब्रेकर को हटा दिया, ठीक है ना। हम अगर वैसे लिखेंगे एग्जाम के लिहाज से तो लिखेंगे अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है। इसके अलावा हम एक भी भाई वो कर सकते हैं भाई, सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग पर लगाए गए प्रतिबंधों को कम करना। जैसे 1991 से पहले भारत में जो सारे के सारे किसी विदेशी कंपनी को निवेश करना पड़ता था तो लाइसेंस की प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी। तो हम कह सकते हैं कि उदारीकरण का मतलब होता है लाइसेंस राज खत्म कर देना। इसका उद्देश्य जो है उदारीकरण का भाई, व्यापार को बढ़ावा देना, विदेशी निवेश को आकर्षित करना, आर्थिक विकास को गति देना, ये मुख्य उद्देश्य है उदारीकरण का। निजीकरण भाई, निजीकरण, निजीकरण किसे कहते हैं? जिसका स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो, ये निजीकरण कहलाता है भाई। किसी भी संस्था का
संचालन, स्वामित्व एवं प्रबंधन किसी निजी व्यक्ति के हाथ में हो तो वो भाई निजीकरण कहलाता है। इसका भाई जो है लाभ भी है और नुकसान भी है भाई। लाभ मुख्य रूप से ये है भाई निजीकरण का, किससे भाई दक्षता बढ़ती है, कंपटीशन की भावना बढ़ती है, सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि पहले भारत की बहुत सारी कंपनियां थी जो सरकारी कंपनियां थी, उनमें जो सिस्टम था और लेजीनेस की वजह से वो घाटे में चली गई थी। परंतु बाद में उनका जब प्राइवेटलाइजेशन हुआ, निजीकरण हुआ, तो उनमें अच्छे से काम करने लगा, क्योंकि निजीकरण है उसमें भाई हर व्यक्ति के ऊपर ध्यान दिया जाता है और कंपटीशन के कारण निजी व्यक्ति अपना पूरा टाइम देकर वो करते हैं। वैश्वीकरण है उसमें भाई जो है, वैश्वीकरण की जरूरत क्यों पड़ी भाई हमें? वैश्वीकरण का जो है सूचना और संचार की जो क्रांति हुई, इसके कारण भाई वैश्वीकरण को बढ़ावा मिला है, एक दूसरे के देश करीब आ गए हैं इंटरनेट की वजह से, डिजिटल जो तकनीक है उनकी वजह से। तो ये सारा का सारा भाई वैश्वीकरण का कारण था, पूरी दुनिया का एक हो जाना। परिवहन सुविधाओं का विकास हुआ है भाई, पहले अमेरिका और यूरोप पहुंचने में भाई भारत से लगभग 10-10 15-15 दिन लगते थे पानी वाली जहाज से, परंतु अब हम 4-5-6 घंटे में ही एक दूसरे देश की यात्रा दूर से दूर वो कर सकते हैं। और भाई हम जैसे किसी को फाइल भेजनी है, डॉक्यूमेंट्स भेजना है, तो पहले आज से 20-30 साल पहले उसको बहुत टाइम लगता था, परंतु अब हम तुरंत सेकंडों में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो भाई इसका WTO जैसी संस्थाएं आ गई भाई, ये भी कारण रहा वैश्वीकरण का। और जो उदारीकरण और निजीकरण रहा, ये भी भाई काम जो निजीकरण हुआ है, तो इससे भी भाई कंपनियों का बढ़ावा मिला है और वैश्वीकरण को भी बढ़ावा मिला इससे। वैश्वीकरण के भाई जो लाभ हैं वो क्या क्या लिखोगे भाई? रोजगार के अवसर, वैश्वीकरण से भाई रोजगार बढ़े हैं, नई कंपनियों के आने से रोजगार बढ़ता है। जैसे भाई भारत में जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे पेप्सिको है जिसकी स्थापना 1886 में हुई थी, तो जो पेप्सिको है, कोक है, वो बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आई हैं तो लोगों को रोजगार मिला है। इसके अलावा भाई LG है, LG जो है वो कंपनी भारत की नहीं है। जैसे भाई हीरो होंडा, हीरो की बाइक है, होंडा की बाइक है, मारुति है, ये जापान की कंपनी है। तो इसी तरह भाई जो और भी कंपनियां हैं, हुंडई है तो दक्षिणी कोरिया की कंपनियां हैं। तो जो कंपनी आई हैं तो उनसे लोगों को रोजगार मिला है। जैसे मारुति आई है तो गुड़गांव में फैक्ट्री लगी है, देश में और जगह भी उसकी फैक्ट्रियां लगी हैं, तो इससे लोगों को, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है। सरकार को टैक्स मिला है, क्यों मिला है सरकार को टैक्स? जैसे एक गाड़ी बिकती है तो उसकी वैल्यू तो 2-3 लाख रुपए होती है, 10 लाख की गाड़ी सारा का सारा कमाई सरकार को होती है। तो भाई जो रोजगार के अवसर बढ़े हैं इससे। विदेशी निवेश का भाई FDI बढ़ने से उद्योगों का विकास होता है। जैसे किसी कंपनी ने यहाँ के कोई कंपनी खरीद ली, तो उससे भाई जो उद्योग हैं उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उनका काम करने का तरीका है, तो भाई इससे बहुत लाभ हुआ है एक दूसरे देश के जुड़ने से, और वस्तुएं सस्ती हुई है। नई तकनीक भाई, जो नई नई तकनीकें आई हैं, उन्नत मशीनें और आधुनिक तकनीकें, उनसे भी भाई वैश्वीकरण वैश्वीकरण का मुख्य रूप से लाभ है कि एक दूसरे देश से जो टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी देख लो ना आप, ये अमेजोन कंपनियां हैं, इसके अलावा भाई जो ये डिलीवरी जितनी भी कंपनियां हैं, बाहर बाहर का ये सारा का सारा सिस्टम था, परंतु हमारे देश में भी अडोप्ट कर लिया गया है। तो इससे एक दूसरे की जो तकनीकी हैं उनका भी भाई लाभ है, उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलता है। इसके अलावा भाई अधिक विकल्प होते हैं, बेहतर गुणवत्ता वस्तु मिलती हैं, उपभोक्ता को तो लाभ ही लाभ है। जैसे पहले जो थी, एक आधी कंपनी होती थी भारत में, परंतु उसके बाद ऑप्शन मिल गए। जैसे फोन के ले लो आप एप्पल का खरीद सकते हो, आप वन प्लस का खरीद सकते हो, आप सैमसंग का खरीद सकते हो, आप चाइना की बहुत सारी कंपनियां हैं, MI वगैरह वगैरह, जिनके बड़े बड़े जाइंट हैं। तो आपके पास विकल्प हैं हर चीज, जैसे हम वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं और फ्रिज खरीदते हैं, हर लाइफ में हर चीज में विकल्प ही विकल्प हैं। उपभोक्ताओं को डायरेक्ट लाभ मिला इससे, और वस्तुएं भाई सस्ती हुई है, बहुत ज्यादा वो है। कोई चीज कितनी भी बढ़िया हो भाई, उसका नुकसान भी होता है भाई। वैश्वीकरण से कुछ हानियां भी हुई हैं। छोटे उद्योगों पर प्रभाव, वैश्वीकरण के कारण छोटे जो उद्योग धंधे हैं वो नष्ट हो गए हैं। जैसे भारत में कुटीर उद्योग थे भाई, छोटे छोटे जो उद्योग थे, उनके जो माल था वो बिकना बंद हो गया, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियां, जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ भाई, पहले आज से 10 साल पहले
बहुत सारी कंपनियां थी, जैसे जियो कंपनी आई, उसने 3 साल फ्री कर दिया। बड़ी मल्टीनेशनल जाइंट था, 3 साल फ्री कर दिया। एयरसेल थी, टाटा डोकोमो थी, बहुत सारी कंपनियां थी, आइडिया थी, वोडाफोन थी, सारी की सारी कंपनियां कोलैप्स कर गई। तो भाई वैश्वीकरण से हानियां भी हैं भाई, जैसे छोटे जो उद्योग है, जैसे टोकरी बनाते थे और कुर्सियां बनाते थे, अब टेक्नोलॉजी के आधार पर नई नई वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां बना के भेजने लगी, तो वो सस्ती हो गई। इसके कारण जो कुटीर उद्योग है वो नष्ट हो गए भाई। बेरोजगारी भाई, इससे वैश्वीकरण से बेरोजगारी बढ़ी है। हमने बताया था कि वैश्वीकरण से रोजगार मिला है, परंतु बेरोजगारी वैश्वीकरण के अंतर्गत उन्हीं लोगों को रोजगार मिला है जो स्किल्ड थे, जिनको कुछ ना कुछ अपने यानी कौशल का ज्ञान था। जैसे जो सिंपल मजदूर हैं उनसे भाई, जैसे जेसीबी आ गई, तो जेसीबी आने की वजह से 10 मजदूर काम करते थे या 20 मजदूर, 100 मजदूर काम करते थे एक दिन में, उतना काम एक जेसीबी एक दिन में कर देगी। तो भाई इससे जो है बेरोजगारी भी बढ़ी है, असमानता भी बढ़ी है। जैसे भाई जो अमीर हैं वो बहुत सारे अमीर बन गए, जैसे बड़े बड़े मॉल खुल गए, ठीक है ना, तो भाई अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो गए, और भाई जो गरीब है वो गरीब बढ़ते जा रहे हैं। और इसके अंतर्गत हम अगला पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, जैसे भाई छोटे दुकानदार हैं वो खत्म हो जाएंगे, क्योंकि डिलीवरी हर घर घर होने लग गई। अगर आपको चीनी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, कोई भी घरेलू सामान है वो चाहिए, तो आपको तुरंत 10 मिनट में मिल जाएगा। तो इस छोटी जो दुकानें हैं ये धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। सांस्कृतिक प्रभाव भी पड़ा है भाई, पूरा का पूरा विश्व है वो एक हो गया है भाई, संस्कृति का भी आदान प्रदान हुआ है। जैसे भारत में पहले भाई जो था, जैसे अभी मैं आपको उदाहरण देता हूँ अबू धाबी का, सऊदी अरब का, तो वहां पे क्या हुआ, भारतीय जो मंदिर हैं वो भी वहां भी खुल गए, तो संस्कृति का आदान प्रदान भी हो रहा है। इसी के अलावा जैसे हमारे यहाँ भी भाई त्योहार हैं, जैसे क्रिसमस डे है, यूरोप में मनाया जाता था, भारत में मनाया जाने लग रहा है तेजी से। तो एक दूसरे का संस्कृति का भी आदान प्रदान हो रहा है। और इससे एक बड़ा नुकसान होगा बाद में, इस पे जो है विदेशी कंपनियों पर निर्भरता हो जाएगी। जैसे अभी अमेरिका कह रहा है कि भारत में हम गेहूं 16 रुपए किलो अवेलेबल करा देंगे, करवा देगा वो, कोई दिक्कत नहीं है, परंतु 5-6 साल, 10-20 साल बाद में इसके परिणाम, दुष्परिणाम होंगे कि जो भारतीय किसान है वो बेरोजगार हो जाएंगे, और भारतीय भूल जाएंगे वो खेती करना, और इसके कारण जो बहुत भारी नुकसान होगा हमारी अर्थव्यवस्था को, हम दूसरे देश पर डिपेंड हो जाएंगे। भारत में जहां तक वैश्वीकरण का सवाल है भाई, आप लोगों को मैं बता दूं, एक 1991 में भारत की हालत ऐसी थी कि भारत में सिर्फ एक हफ्ते का विदेशी जो व्यापार है उसके लिए, विदेशी जो आयात करना होता है किसी चीज को, आयात का मतलब आ का मतलब दूसरे देश से मंगाना, जब हम दूसरे देश से जो आयात करते हैं वस्तुओं को, तो इतना भी पैसा नहीं था कि हम एक हफ्ते भी उसका पैसा चुका सके। इतना भारत की गरीबी बहुत भारी स्केल पे वो थी कि देश है ना कलेप्स करने वाला था, डिफॉल्टर होने वाला था सब कहीं से। परंतु हमारे जो देश के वित्त मंत्री उस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी 1991 में, और वित्त मंत्री होते थे सरदार मनमोहन सिंह। और सरदार मनमोहन सिंह के बारे में थोड़ा सा और बता दूं, 1985 में वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर जनरल भी रहे हैं, यूजीसी के चेयरमैन भी रहे हैं मनमोहन सिंह। इसके अलावा भाई 1991 में देश के वित्त मंत्री भी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे हैं, जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं कलेप्स कर गई थी 2008 में। लेमन ब्रदर जो है बैंक क्राइसिस हुआ था अमेरिका में, उसकी वजह से पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रैश कर गई थी। उस समय हमारे देश का जो नेतृत्व था वो सरदार मनमोहन सिंह के हाथ में था, और उन्होंने भारत को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया, ऐसी सिचुएशन में भी जब पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं डूब रही थी। जहां तक भारत में भाई वैश्वीकरण है वो 1991 में आया, और 1991 में आया तो 3 चीजें लेके आया मनमोहन सिंह भाई, संसद में उसने भाषण दिया, और वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन और प्राइवेटलाइजेशन, एलपीजी सुधार किया, बहुत ज्यादा सुधार की वो था। इससे भाई जो हमारे देश में क्या क्या फायदा हुआ 1991 के आर्थिक सुधारों का, हमारा देश आज दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है, चौथी बड़ी, वो इन्हीं की वजह से है भाई। विदेशी निवेश में सिद्धि वृद्धि हुई भाई, बहुत ज्यादा पैसा भारत में आया, नई नई कंपनियां सारी के साथ, सैमसंग, और इसके अलावा भाई मारुति, हीरो, जितनी भी कंपनियां हैं देश में विदेशी, अभी यूं लगा लो टेस्ला भी कोशिश कर रही है, एप्पल भी है, तो सारी की सारी कंपनियों का भाई जैसे
जितनी भी कंपनियां थी जो घरेलू सामान बनाती थी या सेवा वस्तु जो भी बेचती थी भाई, वो सारी की सारी ने बहुत ज्यादा निवेश किया। निजी क्षेत्र का विस्तार हुआ भाई, सारा जो भी प्राइवेटलाइजेशन पे सरकार ने जोर दिया, हर चीज निजीकरण पे वो कर दिया, जितनी भी सरकारी कंपनियां थी वो प्राइवेट हाथों में दे दी। आईटी उद्योग का विकास हुआ भाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का तेजी से विकास हुआ भाई इसमें। और भाई जो है भारत दुनिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब बन गया, उसका कारण ये था कि भारत के जो कुशल पेशेवर थे वो सीधा भाई विदेशों में अपनी सेवाएं प्रदान करने लग गई, यहीं से बैठ के निर्यात में वृद्धि हुई। आपको मैं बता दूं, विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1% से भी कम होता था, 1% भी नहीं होता था इतनी आबादी के होने के बावजूद। और अब 2% के आसपास है विश्व व्यापार में हमारी जो है हिस्सेदारी। तो तेजी से वृद्धि हुई भाई। और सेवा क्षेत्र का भी तेजी से विकास हुआ, जैसे जो भी कुशल लोग थे, जिनके भी स्किल्ड पर्सन थे, उनको रोजगार मिला है। बहुराष्ट्रीय कंपनी आई भाई भारत में, जैसे एप्पल है, सैमसंग है, टोयोटा है, माइक्रोसॉफ्ट है, गूगल है, ये सारा का सारा फोन का सिस्टम जो ऑपरेट कर रही है, गूगल, मेटा, फेसबुक, ये आप देख रहे हो भाई, सारा का सारा बहुराष्ट्रीय एमएनसी कंपनियां हैं। उनके व्यापार जैसे भाई गूगल का, एप्पल का, सैमसंग का, सबके भाई यहाँ पर स्टोर खुले हुए हैं और ऑफिस खुले हुए हैं। इसके अलावा भाई जो डब्ल्यूटीओ की स्थापना थी 1 जनवरी 1995 में हुई। और डब्ल्यूटीओ का मुख्य उद्देश्य वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भाई, इसका मुख्य है उद्देश्य है भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना, व्यापार विवादों का समाधान करना, एक दूसरे देशों के बीच जो व्यापार है विवाद हो गया उनका समाधान करना, और व्यापार नियमों का पालन सुनिश्चित करना। जहां तक भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव है, तो भाई इसमें मैंने आपको बता दिया कि सकारात्मक भी प्रभाव हुआ है और नकारात्मक भी। प्रश्न यही बनेगा एग्जाम के लिहाज से आप भाई, जो वैश्वीकरण का भारत पे क्या प्रभाव पड़ा, तो विदेशी निवेश बढ़ा भाई बहुत ज्यादा, मैंने बताया एफडीआई पैसे आए भाई, रोजगार के अवसर बढ़े भाई, लोगों को रोजगार मिला भाई, करोड़ों लोगों को रोजगार मिला है, तकनीक का विकास हुआ, निर्यात बढ़ा। परंतु नकारात्मक भी प्रभाव पड़े हैं भाई, छोटे उद्योग नष्ट हो गए हैं, खत्म होने पर हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, आय की असमानता बढ़ी है, और रोजगार अस्थिर हुआ है। पहले जो रोजगार मिल जाता था तो लोग उसको हटाते नहीं थे कंपनी वाले। अब अगर किसी ने कंपनियों में भाई हर दिन छटाई होती रहती है, तो इससे भाई नुकसान भी हुआ है। तो वैश्वीकरण से चुनौतियां भी आएंगी भाई, हर चीज में बेरोजगारी बढ़ेगी, असमानता बढ़ेगी, पर्यावरण प्रदूषण भाई, ये भी बहुत भारी दिक्कत होगी आने वाले समय में पर्यावरण के साथ, पर्यावरण में प्रदूषण, क्योंकि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, उद्योगीकरण हो रहा है, तो इसका भी हमें नुकसान झेलना पड़ेगा। और स्थानीय उद्योग हैं उनको संरक्षण देना जरूरी है। इसके अलावा आर्थिक विकास के लिए भाई वैश्वीकरण बहुत जरूरी है, तकनीकी प्रगति के लिए जरूरी है, शिक्षा और ज्ञान के आदान प्रदान के लिए है, वैश्विक सहयोग के लिए है, विश्व व्यापार में विस्तार के लिए। तो भाई वैश्वीकरण का मैं आपको थोड़ा सा सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र का भी उदाहरण दे देता हूँ भाई। सार्वजनिक क्षेत्र जिसका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार के हाथ में हो, जैसे भाई मैं आपको बताऊं, जैसे जो है ये एसबीआई बैंक है, तो इसका स्वामित्व एवं प्रबंधन सरकार के हाथ में है। इंडियन ऑयल कंपनी है भाई, दुनिया की फॉर्चून कंपनियों में शामिल है, तो ये भी भाई सरकारी कंपनी है। बीपीसीएल है भाई, अभी निजीकरण की बात चल रही थी कुछ दिन पहले, तो भाई ये भी जो बीपीसीएल के पेट्रोल पंप है, जो तेल की कंपनी, ये भी भाई फॉर्चून कंपनियों में शामिल है 500 में। तो ये भी भाई वैश्वीकरण की वजह से हुआ है कि इतना प्रचार हुआ है कि भारत है तेल निर्यात करता है, आप यूं ना निर्यात करता है भारत, जैसे बांग्लादेश को बेचता है, नेपाल को बेचता है, भूटान को बेचता है, जबकि कच्चा तेल भारत आयात करता है, सबसे बड़ा आयातक देशों में शामिल है भारत। तो ऐसा भी है भाई कि हम किसी चीज का आयात भी कर रहे हैं और उसको हम रिफाइन करके दूसरे देशों में भेज रहे हैं। तो वैश्वीकरण एक अलग ही चीज है भाई, जिससे पूरी दुनिया में ग्लोबल फायदा हुआ है। और जैसे आप उदाहरण देख लो भाई, जितनी भी कंपनियां, छोटी छोटी कंपनियां, हर घर में पेन कॉपी तक आप देखोगे, आईटीसी कंपनी, जो हम ये क्लासमेट के रजिस्टर यूज करते हैं बच्चे, आईटीसी कंपनी अमेरिका की कंपनी है भाई, ठीक है ना, और यहाँ पर व्यापार कर रही है। तो पता नहीं है, छोटी छोटी चीजें भाई हम जब यूज करते हैं दिन भर, तो सारा का सारा वो वैश्वीकरण का उदाहरण है। तो बच्चों, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और उम्मीद है कि आपने काफी चीजें सीखी होंगी। धन्यवाद। पीजीटी भीम सर को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अच्छा लगे तो आप इसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाओ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।